हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। प्रीवियस ईयर मेन सीरीज में आज हमारा 5वां सेशन है और आज हम किस टारगेट टॉपिक से क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड, ओईसीडी और ब्रिक्स। ये आपके सिलेबस में जो है टॉपिक दिया गया है बहुत ही एक्सप्लिसिटली। और जनरली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अभी तक सिर्फ डब्ल्यूटीओ पे पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो है डब्ल्यूटीओ पर आए हैं। तो हमारे टारगेट क्वेश्चंस क्या हैं आज के? आउटलाइन द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ एज अ फैसिलिटेटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2016 में। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी डब्ल्यूटीओ के बारे में है, जो बोलता है कि रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में। ये 8 मार्कर क्वेश्चन था और 2019 के मेंस में पूछा गया है। तो हमें डब्ल्यूटीओ के बारे में इन एंड आउट पूरा अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ अभी भी काफी करंट अफेयर्स में चल रहा है, न्यूज में आ रहा है। तो आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी ईयर डब्ल्यूटीओ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डब्ल्यूटीओ आखिर है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द ओनली इंटरनेशनल बॉडी that deals with रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जो भी ग्लोबल ट्रेड हो रहा है दुनिया भर में, जो जैसे इंडिया किसी और देश के साथ जो ट्रेड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ऐसी मान लीजिए श्रीलंका किसी और के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो दुनिया भर में जो देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स कौन बनाता है? उस ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स बनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स बनाती है, डिफरेंट एग्रीमेंट जो है वो लेकर के आती है, जिसके तहत ग्लोबल ट्रेड जो है वो ऑपरेट करता है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये वन ऑफ द न्यूएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में आई है। अब जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ, आप देख रहे हैं कि 1995 में जो है डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश हुआ, तो उससे पहले ग्लोबल ट्रेड नहीं होता था क्या? ग्लोबल ट्रेड होता था, बिल्कुल होता था। तो ग्लोबल ट्रेड को कैसे रेगुलेट किया जाता था? उसको रेगुलेट करने के लिए एक एग्रीमेंट था जिसे हम कहते हैं गैट। ये गैट कब आया था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस एग्रीमेंट के तहत जो है जो ग्लोबल ट्रेड है वो रेगुलेट होता था। और ये गैट कब आया था? गैट आया था 1948 में। क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो काफी डिवेस्टेशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से हुआ था। तो जो उस वक्त कंट्रीज थी उन्होंने सोचा था कि हमें अब ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके थ्रू क्या हो सके, पीस आ सके, प्रोस्पेरिटी आ सके और ग्लोबल जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके, जिसका फायदा सभी को मिले। तो उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस बनाने की जो है प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल था कि एक हम बनाएंगे आईएमएफ, एक होगा वर्ल्ड बैंक और तीसरा था एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ का काम क्या था कि जो भी एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे दुनिया भर में। वर्ल्ड बैंक का काम था कि जो भी डेवास्टेशन हुआ है उससे उबरने के लिए क्या मिल सके, लोन्स मिल सके। और जो नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी, जैसे इंडिया था या और साउथ एशियन कंट्रीज थी या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, तो उनको भी डेवलप करने के किसकी जरूरत थी? लोन्स की जरूरत थी। तो वर्ल्ड बैंक का काम ये था, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कि इनको ये लोन्स प्रोवाइड किया जाए। और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होने वाला था कि वो ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स बनाए। तो इस पे सारी नेगोशिएशन चली। ये आईटीओ लगभग ये तय था कि आईटीओ बन जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट यूएसए ने वो ट्रीटी रेटिफाई नहीं करी, इस एग्रीमेंट से वो पीछे हट गया, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं बनी।
अस्तित्व में ही नहीं आई। तो उसके बाद क्या हुआ कि 23 कंट्रीज ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम कहते हैं गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इन 23 कंट्रीज ने जो एग्रीमेंट साइन किया, इसके बाद ये एग्रीमेंट भी क्या करने लगा, रूल्स बनाने लग गया कि ग्लोबल ट्रेड कैसे ऑपरेट करेगा। धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज भी इस एग्रीमेंट के साथ जुड़ती चली गई और बहुत सारे राउंड्स होते गए, नेगोशिएशंस होती गई। किस चीज की नेगोशिएशंस हो रही थी कि ग्लोबल ट्रेड कैसे कंडक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंट्री को अनड्यू बेनिफिट मिले या सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट मिले। तो बहुत सारी क्या हुई, नेगोशिएशन चली। जो भी मेंबर्स थे इस गैट के, उनके बीच में नेगोशिएशन चली और उसका लास्ट जो राउंड था नेगोशिएशन का, ये शुरू हुआ था 1986 में और 1994 में ये खत्म हुआ। इसका नाम था उरुग्वे राउंड। और इस उरुग्वे राउंड जब कंक्लूड हुआ 1994 में, तो इसमें डिसीजन लिया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसका नाम होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उरुग्वे राउंड के बाद ही WTO का जन्म हुआ। और ये कब आई WTO? 1995 में जो है WTO आया। और उरुग्वे राउंड के बाद जब ये एक डिसीजन ले लिया गया कि अब WTO को एस्टेब्लिश करना है, तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम कहते हैं मराकेश एग्रीमेंट। मराकेश एक जगह का नाम है मोरक्को में। तो मराकेश एग्रीमेंट के थ्रू WTO जो है आया। तो ये था WTO का बैकग्राउंड के WTO से पहले क्या था और फिर WTO जो है कैसे बॉर्न हुआ। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी बाकी चीजों के बारे में। कितने मेंबर्स हैं WTO में? 164 मेंबर्स हैं, विच अकाउंट फॉर 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन 164 मेंबर्स के थ्रू होता है, जो कि WTO के मेंबर्स हैं। गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा है WTO का? देखिए, सबसे बड़ी जो कहना चाहिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है WTO में, दैट इज मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 साल में एक बार मिलती है। एवरी 2 इयर्स एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि जैसे अभी होने वाली है 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक शायद मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, जिसको नाम दिया जा रहा है MC12, 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। इसमें जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर्स भी कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि हर 2 साल में एक बार मिलती है और कोई डिसीजन लेती है। जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं तो उन पे डिसीजन लिया जाता है कि आगे अब हमें ग्लोबल ट्रेड में ये काम करना है या फिर ये रूल्स लेकर के आने हैं या ये एग्रीमेंट अब साइन होना है। तो उसको कहते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 साल में एक बार होती है। उसके नीचे क्या होता है? जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में क्या होता है? ऑफिशियल्स होते हैं। जैसे हमारे क्या होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स उनको कहा जाता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। वो क्या काम करते हैं? वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की तैयारी करना, इसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना। तो ये सारे काम करता है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल की 3 और बॉडीज होती हैं। एक होती है गुड्स काउंसिल, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और एक सर्विसेज काउंसिल। गुड्स काउंसिल जो ट्रेड इन गुड्स से डील करेगा, सर्विसेज जो सर्विस सेक्टर से डील करेगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे GI हो गया, आपके कॉपीराइट हो गए, तो इन सब से डील करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। जनरल काउंसिल जो है 2 तरह से मीट करती है। एक बार वो मीट करती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह, कि देखिए अब रूल्स बने हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रूल्स का इंटरप्रिटेशन जो है हर कंट्री अलग अलग तरीके से करती है। या ये हो सकता है कि कोई कंट्री जो है वो रूल को तोड़ दे, तब क्या होगा? तब एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या कहां पे लेकर जा सकती है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पर लेकर जा सकती है, उसके खिलाफ केस कर सकती है कि देखिए इन्होंने WTO के रूल को तोड़ा है या फिर इन्होंने कोई और गलत काम किया है जो WTO परमिट नहीं करता है। तो उसका जो फैसला है फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में होता है। इसी तरह जनरल काउंसिल दूसरी तरह से भी कन्वीन की जाती है, तब वो काम करती है एज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का मतलब क्या है कि हर कंट्री की अपनी ट्रेड पॉलिसीज हैं, तो उन ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू किया जाता है बाय द जनरल काउंसिल
कि इनकी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं क्या वो डब्ल्यूटीओ के साथ कॉम्पेटिबल हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट में जा रही हैं, या डब्ल्यूटीओ और जो ट्रेड पॉलिसीज है, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज है, वो एक जगह अलाइन नहीं करती है। तो उनका रिव्यू किया जाता है सो दैट जो कि नेशनल पॉलिसीज है दे आर अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव्स, विद द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो ये गवर्निंग स्ट्रक्चर है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ के गोल्स क्या है? सबसे पहला गोल क्या है कि ग्लोबल ट्रेड की मदद से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव किया जाए। ग्लोबल ट्रेड कैसे हेल्प करेगा? कंट्री के अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो उस कंट्री में जो है लोगों की इनकम बढ़ेगी और उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो पहला गोल है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकंड गोल है एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। जब ट्रेड इंक्रीज होगा, डिमांड जनरेट होगी किसी कंट्री में तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सेकंड गोल। थर्ड गोल क्या है? इंक्रीजिंग द रियल इनकम। देखिए ये सब गोल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। थर्ड गोल है कि रियल इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो जब ग्लोबल ट्रेड अगर इंप्रूव होगा, अगर कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी तो जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ट्रेड। देखिए जब एक्सपोर्ट बढ़ता है डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और जो आपका ट्रेड है ये भी इंक्रीज होगा। प्रिजर्व एनवायरनमेंट। आपका जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, ये इस तरह से होना चाहिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स should be such that environment is not harmed। ये भी एक गोल है डब्ल्यूटीओ का। और जो आखिरी गोल है वो है इक्विटेबल शेयर। किस चीज में शेयर? ग्लोबल ट्रेड में। जो ग्लोबल ट्रेड का फायदा है वो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसको हम एलडीसीज कहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको भी फायदा मिलना चाहिए। सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो फायदा ना उठाएं ग्लोबल ट्रेड का, बल्कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी इस ग्लोबल ट्रेड से फायदा मिलना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ डब्ल्यूटीओ। फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं डब्ल्यूटीओ के? सबसे पहला फंक्शन या ऑब्जेक्टिव है रूल्स बनाना। जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उसके रूल्स बनाना। सेकंड फंक्शन इज टू एक्ट एज अ फोरम। फोरम किस चीज के लिए? फॉर नेगोशिएशंस। जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे होंगे? जब डब्ल्यूटीओ में उनके ऊपर चर्चा होती है, उनमें फिर टेक्स्ट शेयर किया जाता है, आपस में जो भी किसी के कोई डाउट्स हैं, किसी के मॉडिफिकेशंस हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो डब्ल्यूटीओ एक फोरम की तरह एक्ट करता है जहां पर कि ट्रेड एग्रीमेंट जो फॉर्मुलेट होते हैं और साइन होते हैं। रेजोल्यूशन, किस चीज का रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स। रिव्यू करना, क्या रिव्यू करना? ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करना। कॉपरेशन, किसके साथ कॉपरेशन करना? जो कि अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो इनके साथ कॉपरेट करके चलना है सो दैट जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ग्रोथ भी कर सके और स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करना so that they can benefit from global trade। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या? कि किस तरह के आपको स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए, आप अपने जो लॉज रूल्स हैं उनको किस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है दूसरे कंट्रीज की। तो इस तरह से
कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज की, सो दैट इस ग्लोबल ट्रेड से उनको भी फायदा मिल सके। रोल क्या है डब्ल्यूटीओ का इन फैसिलिटेटिंग ग्लोबल ट्रेड? सबसे पहला जो रोल है डब्ल्यूटीओ का फैसिलिटेशन में है बाय मेकिंग द रूल्स। जब रूल्स बनाता है डब्ल्यूटीओ तो एक तरह से वो उसको एश्योरेंस देता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में। जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको पता रहेगा, उनको एक एश्योरेंस है कि उनको जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं वो मिलती रहेंगी। जो भी प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनको पता रहेगा कि मार्केट्स जो हैं वो आपके लिए क्लोज नहीं होंगे, द मार्केट्स विल रिमेन ओपन। तो जब रूल्स होते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की मनमर्जी नहीं चलती है, तो एक स्टेबिलिटी सिस्टम में रहती है। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन आया तो मैंने ये कर दिया, नहीं, क्योंकि अब रूल्स बनाए गए हैं। दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिल बैठ करके रूल बनाए हैं डब्ल्यूटीओ में, तो उस रूल के हिसाब से हर इंडिविजुअल कंट्री जो है ग्लोबल ट्रेड को कंडक्ट करती है। और जब आप ग्लोबल रूल्स को मानेंगे तो हर एक के पास एक एश्योरेंस रहेगा, चाहे वो छोटी सी कंट्री मालदीव्स हो, चाहे वो एक बड़ी कंट्री चाइना या फिर यूएसए क्यों ना हो, तो हर एक को पता है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो कि डब्ल्यूटीओ रूल्स के अगेंस्ट में हो। तो रूल्स की वजह से एक स्टेबिलिटी मिलती है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को। जो भी प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स, कंज्यूमर्स हैं, हर एक स्टेक होल्डर को एक एश्योरेंस मिलता है कि जो भी वो उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, या जो मार्केट चाहिए एक्सपोर्टर्स को, उनके लिए वो उनके पास रहेगा हमेशा। सेकेंड रोल क्या है उनका? एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जब किसी दो देशों के बीच में कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका फैसला डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी करती है। इस तरह से वो बचाती है कि ये ट्रेड डिस्प्यूट जो है पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जो है तब्दील ना हो जाए, इतने ना बढ़ जाए कि हम एक दूसरे को मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में चेंज कर लें या वॉर में चले जाएं या कोई और पॉलिटिकल रिपरकशंस ना हो। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इस तरह से भी ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है by maintaining the peace, calmness and resolving the disputes amicably. WTO agreements, जो WTO agreements साइन होते हैं वो किस तरह से साइन होते हैं? by consensus। जो भी मेंबर्स हैं WTO के वो एक साथ मिलकर के आते हैं, नेगोशिएट करते हैं डिफरेंट एग्रीमेंट्स को। जैसे मान लीजिए फूड स्टॉक होल्डिंग का इश्यू है, इंडिया कहता है कि हम तो एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें फूड स्टॉक होल्डिंग करनी पड़ती है, अपने फार्मर्स को एमएसपी देना पड़ता है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गरीब जनता है जिसको हमें राशन बांटना पड़ता है, इसलिए सरकार को जो है गेहूं चावल जो है वो खरीदने पड़ते हैं, स्टोर करके रखने पड़ते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है, इसमें हम कोई डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं वो कहाँ साइन होते हैं? वो डब्ल्यूटीओ में साइन होते हैं। इस तरह हर एक की जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड भी आसानी से हो सके और जो इंडिविजुअल कंट्रीज के अपने कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जा सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट्स की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उनको प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करता है। तो ये रोल है डब्ल्यूटीओ का कि वो कैसे ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है। डब्ल्यूटीओ के अभी तक के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, अचीवमेंट्स क्या रहे हैं? ग्लोबल फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड जब से डब्ल्यूटीओ बना है 1995 के बाद, अगर आप देखें तो जो ग्लोबल ट्रेड है, अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो 4 टाइम्स हो गया है ग्लोबल ट्रेड। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो 2.7 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है डब्ल्यूटीओ का। सेकेंड अचीवमेंट से इंप्रूव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी डब्ल्यूटीओ के हिसाब से, जैसे बांग्लादेश, आज आप देखिए बांग्लादेश ने बहुत प्रोग्रेस करी है, काफी सारे सोशल इंडिकेटर्स में वो इंडिया से भी आगे निकल गया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प की है। थर्ड इज इंक्रीज्ड ग्लोबल वैल्यू चेन्स। वैल्यू चेन्स का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक माल कैसे पहुंचाया जाए, यह है पूरी वैल्यू चेन। तो आज आप देखिए कि फैब्रिक बन रहा है किसी चीज का इंडिया में, उसकी स्टिचिंग हो रही है वियतनाम में, पहना जा रहा है वो लंदन में, उसकी एडवर्टाइजिंग बैठ के हो रही है मॉरिशस से। तो एक ग्लोबल वैल्यू चेन्स बन गई है कि
कैसे जो चीज जहां पर भी अच्छे से हो सकती है, जहां पर भी उसका स्पेशलाइजेशन है, वो चीज वहीं पर हो रही है। फैब्रिक इंडिया में अच्छा बन सकता है तो इंडिया में फैब्रिक बनेगा, फिर वो ले जाया जाएगा कहां पे, स्टिचिंग के लिए वियतनाम में। वो कहां पे उसकी मार्केटिंग होगी, कहां से उसकी एडवर्टाइजिंग होगी, वो मॉरिशस से हो रही है। तो इस तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन्स बनी है, और ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो वैल्यू चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स को डेवलप करने में भी डब्ल्यूटीओ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज, जैसे मैंने कहा कि जो एलडीसीज थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज थी जैसे इंडिया है, या इवन डेवलप्ड कंट्रीज, इनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करी है। बहुत सारी पुअर कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि डब्ल्यूटीओ के आने से पहले बहुत गरीबी थी। जब डब्ल्यूटीओ आया तो उसमें एग्रीमेंट हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन पुअर कंट्रीज से सामान मंगाएंगी एट 0% ड्यूटी। इनको बिल्कुल फ्री में कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जब इन पुअर कंट्रीज के जो माल है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इन डेवलप्ड कंट्रीज में जाने लग गए तो उनका एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए। जब उनके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई, और ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई तो उनकी अपलिफ्टमेंट हुआ। इस तरह से जो पुअर कंट्रीज है उनके अपलिफ्टमेंट में भी बहुत सहायता करी है डब्ल्यूटीओ ने। रिसेंट चैलेंजेस क्या डब्ल्यूटीओ के सामने है? सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दिन पे चाइना, क्योंकि चाइना जो है उनकी जो ज्यादातर कंपनीज हैं दे आर स्टेट ओन्ड कंपनीज। साथ ही साथ वो बहुत तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को भी, और इवन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। इसकी वजह से ये बहुत सस्ते में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एट चीप रेट्स एंड डिस्टॉर्ट द ग्लोबल ट्रेड। अब इतने सस्ते में अगर कोई सामान प्रोड्यूस करेगा तो किसी और कंट्री में उससे सस्ता नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा, तो सिर्फ चाइना का माल ही बिकेगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि सरकार सब्सिडी दे रही है इसलिए वो माल सस्ता बन रहा है चाइना में। तो इस तरह की जो भी सब्सिडीज दी जाती हैं जो कि ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, वो डब्ल्यूटीओ में नहीं चल सकती हैं, वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट में है। बट चाइना को कैसे रोका जाए? चाइना जो है इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन वो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो चाइना को रोक पाना या चाइना को सही रास्ते पर लेकर आना कि वो ग्लोबल जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करे, डब्ल्यूटीओ के रूल्स को, उसके मैंडेट को माने, तो ये आज के दिन पे सबसे बड़ा चैलेंज है। जो सेकंड चैलेंज है दैट इज इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, मतलब कुछ अपने डब्ल्यूटीओ के इश्यूज हैं, जैसे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये आज के दिन पे क्या हो गई है? डिफंक्ट हो गई है। वाई? क्योंकि जो जजेस हैं वो इसमें अपॉइंट नहीं हुए हैं। क्यों नहीं अपॉइंट हुए हैं? क्योंकि ये भी कंसेंसस से बनते हैं और यूएसए ने अपना कंसेंट नहीं दे रहा है। यूएसए ने अपनी टांग अड़ा रखी है कि ये जजेस नहीं बनने देंगे। इसकी वजह से जो डिस्प्यूट सेटलमेंट फंक्शन है डब्ल्यूटीओ का वो आज के दिन पे डिफंक्ट हो गया है। थर्ड इशू इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन क्या है, डेवलपिंग कंट्री कौन सी है, इसके बारे में कोई भी कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। डब्ल्यूटीओ में हर कंट्री जो है क्लेम करती है खुद को कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो उसकी वजह से काफी जो है एक कहना चाहिए एक नेगोशिएशंस में बहुत ऑब्स्टेकल्स बनते हैं। जैसे यूएसए ने कहा था कि इंडिया अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कैसे क्लेम कर रहा है, वो तो डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आना चाहिए। इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया, इस क्लेम को, कहा कि हम तो आज भी डेवलपिंग कंट्री है, हम कुछ जगहों पर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमारी आज भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर डेवलपिंग कंट्री। तो इसकी वजह से जो है वो नेगोशिएशंस में रुकावट आती है। तो इसको डिफाइन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट डेफिनेशंस होनी चाहिए, जो भी रूल्स मीटिंग्स होती है उनमें ट्रांसपेरेंसी आने की जरूरत है। ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड, जब 1995 में डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिश हुआ उस वक्त ये ई कॉमर्स जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई भी ऐसा डिजिटल ट्रेड नहीं हो रहा था, तो उस वक्त उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं समझी गई थी। बट आज के दिन पे ई कॉमर्स या डिजिटल ट्रेड जो है वो बहुत बड़ा बन गया है।
ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ी हिस्सेदारी आज ई कॉमर्स की हो गई है, बट इनके लिए अभी हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है एग्रीकल्चर के फ्रंट पर। अब जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है ये अभी तक जो है फाइनलाइज नहीं हो पाया है। जो दोहा एजेंडा है उस पर अभी कोई काम नहीं हो पाया है। इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो डब्ल्यूटीओ फेस कर रहा है। फ्यूचर में अगर डब्ल्यूटीओ को आगे बढ़ते रहना है, उस अपने रोल को एनहेंस करना है, तो उसको इन सारे चैलेंजेस से उबरना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था पूरा डब्ल्यूटीओ के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।